सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पर डील किए जाते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, इनके क्या टाइप्स होते हैं और इनकी क्या ड्यूरेबिलिटी होती है और हमें किस टाइप से इनको डील करना चाहिए। और ये क्वेश्चन हार्टून के एग्ज़ाम में बहुत बार देखा जाता है 30 मार्क्स में। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास आज पैसा है तो हम उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का ऑप्शन हमारे पास है कि हम किस किस इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगा सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स दैट एक्ट एज अ फाइनेंशियल एसेट टू वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ लाइबिलिटी टू अनदर। देखिए, जब भी किसी पर्सन को पैसा चाहिए और किसी पर्सन को पैसा सबमिट इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो 2 टाइप के पर्सन होते हैं जिसमें कि किसी को पैसा चाहिए होता है और किसी को पैसा लगाना होता है। तो उन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ये, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक्ट करता है क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक बिजनेस के लिए ये फाइनेंशियल एसेट बनेगा और दूसरे के लिए ये लाइबिलिटी बनेगा। सबसे पहले तो मैं एसेट और लाइबिलिटी का मीनिंग आपको बता देती हूँ। एसेट मीन्स एक ऐसी संपत्ति या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी हेल्प करती है माल को बेचने के लिए। इट मीन्स कि अगर हम पैसा चाहते हैं कहीं से भी कि हमें पैसा मिले ताकि हम उसको आगे अपने पैसों में इन्वेस्ट कर सकें या अपने गुड्स ले सकें, किसी भी तरह के अपने बिजनेस को इन्वेस्ट कर सकें, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकें, तो उसके लिए हमें कुछ पैसा चाहिए होता है। तो वो पर्सन जो पैसा हमें देगा, ठीक है। और लाइबिलिटी मीन्स कि हमें किसी ना किसी चीज़ की जब पेमेंट करनी पड़ जाए, दैट अ कंडीशन वेयर वन हैज़ टू पे समथिंग टू समवन। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी ना किसी को कुछ पे करना पड़ जाए, तो ये दोनों तरह के रोल को निभाता है। तो उसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ एसेट दैट कैन बी ट्रेडेड बाय इन्वेस्टर। देखो, इन्वेस्टर का मीनिंग होता है कि एक ऐसा पर्सन जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसों को लगाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स फाइनेंस, फाइनेंस मीन्स पैसा, ठीक है। तो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को लगाना जिससे कि उसको आगे जाके प्रॉफिट हो सके। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कवर ए ब्रॉड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेंज के सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास आज अच्छा पैसा है, अगर वो चाहता है कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करे और उससे प्रॉफिट कमाए, तो उसके पास एक ह्यूज वैरायटी होती है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उसमें हेल्प करते हैं कि ब्रॉड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें कि यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पार्टीज। अब इसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें कि हमें सिर्फ बातचीत करनी है या हमें अपनी गुड्स देनी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज इट्स नेम क्लियर, फाइनेंशियल मीन्स पैसा, ठीक है। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें कि हमें पैसे का ही आदान प्रदान करना है, पैसा देना है या पैसा लेना है, पैसे को ही खरीदना है, पैसे को ही बेचना है। तो जो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मनी से रिलेटेड ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि पैसा किसी को कितना देना है या पैसा किसी से कितना लेना है, वो सब डील किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या रोल है हमारी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, तो वो डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग कैपिटल फ्लो, प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरऑल मार्केट एफिशिएंसी, प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मीन्स कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है इन सब पॉइंट्स से, जैसे कि कैपिटल फ्लो, प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं इनको डिफाइन करती हूँ कुछ कुछ की कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फंडिंग क्या है। तो सबसे पहले तो की रोल्स करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन एंड फंडिंग। इट मीन्स कि अगर किसी भी पर्सन को आज पैसा लगाना है और किसी भी ऐसी फर्म को पैसा चाहिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो जो पर्सन पैसा चाहता है कि उसको पैसा लगाना है कहीं पे, तो वो क्या करता है, उस कंपनी से कांटेक्ट करता है कि उसको पैसा लगाना है। तो वो कंपनी को अगर पैसा मिलेगा तो वो अपनी पूंजी को लगा पाएगी और उस कंपनी को, वो खुद की कंपनी को एक्सपेंड कर पाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन होती है ना, कंपनी की कैपिटल बनेगी तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी और उनको फंड मिलेगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट कैसे, अब हम करते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इन्वेस्टर को पैसा लगाना है तो वो अपने पैसे को लगाएगा और उसको वेल्थ भी मिलेगी। वेल्थ कैसे मिलेगी, अगर वो शेयर्स वगैरह लगाता है किसी भी कंपनी में तो उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा जो कि डिविडेंड माना जाएगा, यानी कि लाभ का कुछ हिस्सा लाभांश माना जाएगा। अगर वो किसी को लोन देता है तो लोन का कुछ हिस्सा मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा हर एक फिक्स रेट पे या फिर फिक्स परसेंटेज पे आफ्टर अ फिक्स पीरियड, ठीक है। तो उससे भी उसकी वेल्थ जनरेट होगी और उसकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी।
रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स कि देखो इतनी बड़ी मार्केट है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही पर्सन जो होगा वो इन्वेस्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, अच्छी खासी कंपनीज डील की जाती हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो उनमें अपना पैसा लगाते हैं और अपना अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो उससे रिस्क मैनेज हो जाता है पूरा, क्योंकि रिस्क नहीं होगा, क्योंकि सभी जो होंगे उस पर विश्वास करते हैं। और अच्छी खासी जब किसी भी कंपनी को अगर हम पैसा देते हैं और उसको अपना पैसा यूटिलाइज़ करना आता है तो कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट कमाती है और उसको जो उसके इन्वेस्टर्स होंगे तो उनको भी अच्छा प्रॉफिट देती है, तो उससे रिस्क नहीं रहता है। फिर उसके बाद मार्केट एफिशिएंसी। इट मीन्स कि अगर सभी पर्सन आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, मार्केट भी अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है, कंपनीज जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं और कंपनीज उनको प्रॉफिट का अच्छा हिस्सा दे रही हैं, तो उससे मार्केट की एफिशिएंसी बनती है, सब कुछ कोऑर्डिनेट होकर चलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली बनती है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा जो मेन जीडीपी है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपना पैसा लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑब्वियसली है। फिर उसके बाद प्राइस डिस्कवरी। अब प्राइस डिस्कवरी का मीनिंग होता है कि दो तरह से मैं इसका मीनिंग बताऊंगी। फर्स्ट तो है कि अगर किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए, उस कंपनी ने अपना पैसा लगाया और अच्छे से अपना काम किया, काम करने के बाद अब उसको अच्छा प्रॉफिट होगा तो उससे उसके प्रोडक्ट की वैल्यूज़ भी अच्छी बनेगी और उसकी वैल्यू बनेगी तो उसकी गुडविल भी अच्छी बनेगी। दूसरा ये है कि प्राइस डिस्कवरी होती है, यानी कि अगर हम अपनी कंपनी में पैसा लगाते हैं, अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। वो आगे जाके 4 लोगों को और बताता है कि हाँ, इस कंपनी में पैसा लगाओ, इस कंपनी में प्रॉफिट अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है कि उसके शेयर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे हर एक कंपनी की उस मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में वैल्यू अच्छी बन जाती है, तो उसको हम प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स मीन्स कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों डील करते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो इसके टाइप्स सबसे पहले तो है डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लोन के थ्रू होंगे, जैसे कि एक कॉमन वे ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू बोरो मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स। देखो, डेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि हमें अगर सीधा सीधा लोन लेना है, हम नहीं चाहते कि वो जो पर्सन होगा वो हमारे किसी भी कंपनी के अफेयर में कोई भी इंटरफेयर करे या फिर कोई वोटिंग राइट हो या फिर वो ओनर बने, हम सीधा सीधा उसे लोन लेते हैं। अब वो हम लोन किसी से भी ले सकते हैं, या तो हम फाइनेंशियल मार्केट से ले सकते हैं या फिर हम बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये होता है कोई भी स्टॉक या शेयर। इक्विटी मीन्स शेयर, यानी कि जो भी पर्सन अगर किसी भी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो वो उस कंपनी का जितने पैसे उसने लगाए हैं उतने पैसों से वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। उस कंपनी के जितने प्रॉफिट्स होंगे उनमें वो अपना हिस्सा लेता है और जितने भी कंपनी के अफेयर्स होंगे उसमें अपना इंटरफेयर करता है, और उसको ये राइट भी होता है कि वो उस कंपनी के जितने भी डिसीजंस होंगे उनमें वो वोट दे सकता है। फिर उसके बाद कैश इंस्ट्रूमेंट्स। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स। जैसे कि आप बैंक में एफडी करवाते हो, अगर आपको एकदम से पैसा कभी चाहिए हो तो आप एफडी तोड़वा के अपना पैसा ले सकते हो, है ना। तो कैश इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें होता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि डिफरेंट करेंसीज में डील किए जाते हैं। अगर मैं किसी और कंट्री की करेंसी ले लूँ आज और उसको मैं किसी और रेट पे बेच दूँ कि वो नेक्स्ट टाइम महंगी हो जाएगी, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, तो उन तरह के जो ट्रेडिंग्स होती हैं उनको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करते हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब अगर हम टाइम की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है कि ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो 1 साल से पहले ही अपनी जो वैल्यू होती है उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उनको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज़्यादा की वैल्यू होती है उनकी कैश में कन्वर्ट होने की। तो शॉर्ट टर्म में इनके ये नेम लिखे हुए हैं, लो ड्यूरेशन डेप्ट फंड्स, यानी कि जिनके जो लोन होंगे वो 1 साल से कम अमाउंट के होंगे। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में उससे भी कम के होंगे। ट्रेजरी बिल्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स एंड पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ये 1 साल से पहले ही हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली, तो इनको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। लास्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोल सकते हैं इनको हम, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स एंड डिबेंचर्स। इसमें जो स्टॉक हैं इनके अलावा, स्टॉक मीन्स शेयर्स, तो शेयर्स तो ओनरशिप होती है ना, स्टॉक के अलावा बाकी जो हैं सब ये लोन्स माने जाते हैं।
तो स्टॉक क्या होता है? शेयर, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है तो हम इतने रुपए से, जितना हमने पैसा लगाया है तो हम उतने रुपए से उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, तो वो स्टॉक माने जाते हैं। और इनकी लाइफ टाइम ज़्यादा की होती है। हम मेनली तो यही होता है कि जब कंपनी शट डाउन होगी, जब कंपनी बंद होगी, तभी हमें अपना पैसा वापस मिलता है। उसके बाद जो लोन्स होते हैं जैसे कि रियल एस्टेट्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, इनकी लाइफ टाइम भी 5 साल या 7 साल इतनी होती है। तो हम इनको ये सोच के अपने बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कि 5 साल बाद जब हमने जितना टाइम उसको फिक्स किया हुआ है उतने टाइम बाद हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस मिलेगा, बट फिक्स टाइम पे, जैसे कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद हमें जितना भी हमने इंटरेस्ट पहले से ही प्री फिक्स किया हुआ है उतने रेट पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए वैलिड होती है, और इनको हम 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद ही अपने पैसों को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, तो अपने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जो भी स्टूडेंट्स हार्ट्रॉन में आते हैं तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 30 नंबर में देखा जाता है। तो गाइज ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।